तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले उसको हम पढ़ते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो ओम्स लॉ ये कहना चाह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मतलब टेम्परेचर को ना चेंज करें, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I है आपका करंट। मतलब कि अगर हम किसी सर्किट पे या किसी कंडक्टर पे, किसी सर्किट पे अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उस वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, किसी सर्किट पे अगर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज होता है। ये कहता है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, आर आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट लगा है हमारा यहाँ पे R। अब ये R है क्या, R है हमारा रेजिस्टेंस, R है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ आपको समझ में आया। V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू आर आई। V बढ़ेगा सर्किट में तो I भी बढ़ेगा। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। यहां से मिला हमें R रेजिस्टेंस। तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स लॉ जो होता है वो होता है V प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे हमें मिला था V इक्वल्स टू आर आई। अब जो यहाँ पे हमें R मिला था वो था हमारा रेजिस्टेंस। तो वो पढ़ने वाले रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है करंट को रेजिस्ट करने की, मतलब करंट को रोकने की। तो अगर मटेरियल चेंज होता है तो मटेरियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम कॉपर वायर लेंगे तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, हम एल्यूमिनियम की तार लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। करंट को रोकता है रेजिस्टेंस, पर ये रेजिस्टेंस ऑफर कैसे करता है कोई मटेरियल। तो जैसे आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, अब ये कंडक्टर में, क्योंकि ये कंडक्टर वायर किसी मटेरियल का बना होगा, मान लो ये कॉपर का बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे कॉपर के आइटम्स होंगे। ये सारे कॉपर के आइटम्स हैं, तो पूरे कंडक्टिंग वायर के अंदर सब कॉपर के आइटम्स हैं। अब ऐसे कॉपर के आइटम्स हैं। अब कॉपर कितने सारे आइटम है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस मटेरियल की देखो, ये मटेरियल में बहुत सारे कॉपर के आइटम है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, जब हम क्या करेंगे, इसको, इस तार को, इस कंडक्टिंग वायर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे जैसे ही, तो इसमें क्या होगा, बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगी। तो जैसे ही तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं तो उस समय क्या होता है, उनको बहुत सारे एटम से उनका कोलिजन होता है और आपस में भी कोलिजन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है और इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल में प्रेजेंट जो कॉपर के एटम है उससे भी टकराता है। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस कोलिजन को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इस तार की लेंथ बढ़ा दूं, लंबाई बढ़ा दूं, मतलब ये तार मैं और बड़ी कर दूं, तो तार और बड़ी होगी तो आपके क्या होंगे, कॉपर के आइटम्स भी बढ़ जाएंगे, कॉपर के आइटम्स भी बढ़ जाएंगे। इसको आप ऐसे समझो कि अगर हम किसी ट्रैफिक वाली रोड पे खड़े, तो रोड जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा उस पर ट्रैफिक होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा तो आपको वहां से पास होने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये जो कॉपर के आइटम्स है, ये ट्रैफिक में खड़े हुए लोग हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो अभी हम एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं पर हम एक इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है,
तो ये जो कॉपर के एटम्स है ये क्या है, ट्रैफिक पे खड़े हुए लोग हैं, और ये कंडक्टिंग वायर आपकी रोड है। तो अब इतने सारे, अगर देखो जितनी लंबी रोड होगी उतने ज्यादा लोग उस पर खड़े होंगे, मतलब जितना लंबा वायर होगा उतने ज्यादा कॉपर के एटम होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आप है, तो आपको यहाँ से क्रॉस होके जाना है, तो जितनी लंबी रोड होगी आपको उतने ज्यादा लोगों से क्या करना पड़ेगा, टकराते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जितनी लंबी वायर होती है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर के एटम के बीच में कोलिजन होता है, और उसका मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है वायर की लेंथ पे। जितना लंबा वायर उतने ज्यादा कोलिजन, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो आर डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द वायर पे। ये एक चीज हो गई। ठीक है, दूसरा जो वायर है, अगर वायर को हम ज्यादा चौड़ा कर दें, अगर हमारा वायर ज्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, तो ये आपके कॉपर के आइटम है, तो अगर वायर क्या होगा आपका, अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ये अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब आपकी वायर थोड़ी चौड़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन कम होगा। जितनी चौड़ी रोड होती है उतना ज्यादा ट्रैफिक में आपको, मतलब उतनी कम दिक्कत होती है। जितनी चौड़ी रोड होती है तो ट्रैफिक में आपको निकलने में उतनी कम दिक्कत होती है। ऐसे ही अगर कोई वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होता है उतना कम कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल आते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, और यहाँ पर ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो जितना ज्यादा एरिया उतना कम कोलिजन, मतलब उतना कम रेजिस्टेंस। तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए, है ना, मतलब करंट ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो आप वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दो। अगर किसी सर्किट में आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो आप तार की लंबाई को बढ़ा दो। तो इससे ला आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ ऑफ द वायर है, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एल है यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम R लिखा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाएंगे रो। इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम कहते हैं रो, RHO रो। ठीक है, रो L बाय A। अब ये रो है क्या, ये रो है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि कोई कंडक्टिंग वायर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, वो बताता है रेजिस्टिविटी। इसका मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आरो, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपको रेजिस्टिविटी मिली है, अभी जो रेजिस्टिविटी मिली है ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, तो ये किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, दूसरा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। अभी देखो, ये कॉपर के आइटम्स है और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे जोर जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। आप बोलो जितना ज्यादा वाइब्रेट होंगे उतना ज्यादा टकराएंगे,
तो वाइब्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये जितना ज्यादा मूव करेंगे, जितना ज्यादा ये अपनी जगह से वाइब्रेट करेंगे, उचकेंगे, उतना ज्यादा ये होंगे कॉपर से क्या होंगे, टकराएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस और ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी और बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है। मटेरियल के चेंज होने से तो होती है क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दूसरा हमने पढ़ा था लंबाई, तो तार की लेंथ बढ़ेगी तो उससे भी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। और किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करी है। मटेरियल का क्या मतलब होता है, पावर मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को ही हम क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, गिवन टाइम पे कितना वर्क हो रहा है, ठीक है, या फिर हम कहें 1 यूनिट टाइम पे कितना वर्क हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे पावर, है ना। मतलब सेम वर्क को अगर कोई पर्सन कम टाइम पे कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसमें पावर ज्यादा है। सेम वर्क को कोई अगर ज्यादा टाइम ले रहा है कंप्लीट करने में तो हम बोलेंगे उसकी पावर कम है ना। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क को टाइम से डिवाइड करो तो आपको मिल जाती है पावर। तो पावर हुआ वर्क अपॉन टाइम। अब मैं क्या करती हूँ, इस वर्क अपॉन टाइम को दोनों को क्यू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। मतलब है मैंने ये क्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, देखो अब मैं क्या करती हूँ, डब्ल्यू बाई क्यू लिख देती हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू बाई क्यू को साथ में कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं क्यू बाई टी को साथ में कर देती हूँ। इससे क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे जितना वर्क डन हुआ है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V। और चार्ज पर यूनिट टाइम होता है हमारा करंट, Q बाई टी क्या होता है हमारा करंट। तो यहां से हमें पावर कितना मिल गया, V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, मतलब जब हम वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है पावर। हो गया V इंटू आई। ठीक है, अब मैं पावर को और कितने तरीके से लिख सकती हूँ। अब मुझे पता है ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर, है ना। ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। अब मैं इस V की जगह आई आर भी तो लिख सकती हूँ, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा, V की जगह रख रही हूं मैं आई आर और मल्टीप्लाई में ये वाला I। तो ये I इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर और ये R। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। तो अगर आपको क्वेश्चन में R दिया होगा, I दिया होगा, तो आप आई स्क्वायर आर से पावर निकाल सकते हो। अगर आपको V और I दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है, तो आप उनके प्रोडक्ट से भी P निकाल सकते हो। तो इसलिए हमने ये 2-3 फॉर्मूले बनाए। एक और फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे। अब यही ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I क्या होता है, I को मैं V बाई आर लिख सकती हूँ, I को V बाई आर लिख सकती हूँ। अब इसी फॉर्मूले में P इक्वल्स टू V इंटू आई में मैं I को क्या लिख दूँ, V बाय आर लिख दूँ। तो यहाँ पे V इंटू V स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे पावर का एक और फॉर्मूला बन गया कि जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल हो, रेजिस्टेंस अवेलेबल हो, तो V स्क्वायर बाय आर से मैं यहाँ से भी पावर निकाल सकती हूँ। तो ये 1, 2, 3 पावर के ही फॉर्मूले हैं। अच्छा, अब पावर को मैं पावर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉट, SI यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट। अब ये हमने पूरा पावर पढ़ लिया। अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय डिवाइस टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल वर्क। मतलब एक सर्किट में लगे हुए डिवाइसेस, ठीक है, एक सर्किट में लगे हुए डिवाइसेस जिस रेट पे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं अपना काम करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर।